हेलो फ्रेंड्स, कल हम सभी ने मौद्रिक नीति के बारे में अध्ययन किए थे। आज का हमारा टॉपिक है मुद्रास्फीति, इंग्लिश में बोलते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, कल हम मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, मौद्रिक नीति के बारे में। चलिए आज देखते हैं मुद्रास्फीति के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर मुद्रास्फीति होता क्या है। यदि इसे एक वर्ड में समझें तो मुद्रास्फीति को हम महंगाई कह सकते हैं। ठीक, आसान भाषा में समझने के लिए इसे महंगाई कह सकते हैं। क्या होता है मुद्रास्फीति, आइए समझते हैं। इसका क्या प्रभाव होगा, किसको लाभ होता है, इससे कैसे निपटा जा सकता है, इन सभी के बारे में अभी देखेंगे। देखिए, मुद्रास्फीति, जब वस्तु का मूल्य बढ़ जाए, वस्तु का मूल्य बढ़ जाए, साथ ही सेवा का मूल्य बढ़ जाए, तो ये अचानक से नहीं बढ़ेगा, एक लंबे समय अंतराल अर्थात दीर्घकालिक वृद्धि हो, उस स्थिति को हम मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। और इस स्थिति में मुद्रा का मूल्य घट जाता है। कैसे घट जाता है? मान लीजिए कोई वस्तु जिसकी पहली कीमत थी 50 रुपए, कोई भी वस्तु मान लीजिए, पेट्रोल की मान लीजिए, पहले लीटर था, मान लीजिए 3 साल 4 साल पहले 50 रुपए पेट्रोल का लीटर था, अभी वर्तमान में है 100 रुपए। तो मुद्रा वस्तु का मूल्य अर्थात पेट्रोल एक तरह से तरल पदार्थ है, इसका मूल्य 50 रुपए से 100 रुपए हुआ। सेवा कैसे हुआ? आपको सड़कें का निर्माण अच्छे से किया गया है, पक्की सड़क का निर्माण हुआ है, तो सेवा भी के भी मूल्य हुआ। पहले आप कच्चे सड़क में चलते थे, आज पक्के सड़क में चलते हैं। तो वस्तु का मूल्य 50 रुपए से 100 रुपए हुआ, सेवा में आपको वृद्धि हुई, लेकिन मुद्रा का मूल्य क्या बढ़ा? नहीं बढ़ा, बल्कि घट गया है। पहले आप 50 रुपए में 1 लीटर लेते थे, आज 100 रुपए में 1 लीटर ले रहे हैं, अर्थात आपको 2 गुना रकम देना पड़ रहा है। तो मुद्रा का मूल्य तो घट गया है। मान लीजिए यही 50 रुपए रहता तो संतुलन की स्थिति रहता। अभी आपको उसी वस्तु के लिए जस्ट 2 गुना मूल्य देना पड़ रहा है, अर्थात मुद्रा का मूल्य घट गया है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न में, तो इसको समझिए। वस्तु का मूल्य जब बढ़ जाए, सेवा का मूल्य भी बढ़ जाए, लेकिन कैसा वृद्धि हो? दीर्घकालिक वृद्धि हो, उस स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। और इस स्थिति में मुद्रा का मूल्य घट जाता है। ठीक, देखिए कोई वस्तु है जिसका उत्पादन कम हुआ है, मान लीजिए 10 केजी उत्पादन हुआ है, इसको लेने वालों की संख्या 10 लोगों से भी ज्यादा है, मान लीजिए 20 लोग लेने वाले हैं, तो वस्तु के उत्पादन में कमी है, जबकि लेने वालों की संख्या ज्यादा है। इस स्थिति में वस्तु का मूल्य बढ़ जाएगा। तो इसे भी महंगाई हम कह सकते हैं, जिसमें आम जनता प्रभावित होते हैं। लेने वाले तो बड़े, जिनके पास अच्छा इनकम है, वे ही ऊंचे दाम में लेंगे, लेकिन जो सामान्य स्तर के व्यक्ति हैं, क्या उस दाम में जैसे बढ़ोतरी हो उसको तो ले नहीं पाएंगे। इस स्थिति को हम मुद्रास्फीति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो देखिए मुद्रास्फीति के क्या क्या कारक होते हैं, इसके बारे में समझ लीजिए। तो मुद्रास्फीति के 2 कारक होते हैं, पहला तो मांग पक्ष, दूसरा आपूर्ति पक्ष। मांग उन वस्तुओं की जाती है जिनका उत्पादन हो, और आपूर्ति उन वस्तुओं की जाती है जिसकी मांग हो, अर्थात दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। तो मांग पक्ष देखिए, मांग कब अधिक होगा? जब लोगों के पास पैसा होगा। अभी बताएं, वस्तु का उत्पादन जब कम हो, लेने वालों की संख्या जब ज्यादा हो, उस स्थिति में मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। तो लोगों के पास मुद्रा कब ज्यादा आएगा? जब बैंक के द्वारा ब्याज दर में कमी किया जाए। जो ब्याज दर है, बैंक जब ब्याज दर में कमी करेगा तो आम जनता, उद्योगपति उनसे ब्याज लेंगे, तो लोगों के पास मुद्रा आएगा, तरल आएगा। कल इसके बारे में हम देखे हैं। तो ब्याज दर में कमी होने से लोगों के पास मौद्रिक आय में वृद्धि हुई है। कल मौद्रिक नीति के अंतर्गत देखे हैं, CRR
SLR, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सभी के बारे में कल देख चुके हैं। यदि आपने अभी तक चैनल में नए होंगे तो देख लीजिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था 2022 करके प्ले लिस्ट बना हुआ है। तो ये देखिए मौद्रिक आय में वृद्धि हुआ। तो मांग पक्ष के द्वारा जब ब्याज दर में कमी हो और लोगों के पास मौद्रिक आय अधिक हो तो इसके द्वारा भी मुद्रास्फीति में वृद्धि होता है। दूसरा है आपूर्ति पक्ष। आपूर्ति पक्ष कैसे? देखिए, जब उत्पादन कम होगा तो कम कब होगा? जब कच्चे माल की कीमत में वृद्धि हो। तो कीमत में जब वृद्धि होगा तो कोई भी उत्पादक है, जो उत्पादक वर्ग है, जो उत्पादन करता है, कच्चे माल जब अधिक होगा, उसका मूल्य जब अधिक होगा तो उत्पादन करने वाला व्यक्ति उसको लेने में एक संकोच उत्पन्न करेगा। क्यों संकोच उत्पन्न करेगा? हो सकता है उसका फसल सही तरीके से उत्पादन सही तरीके से होगा या नहीं होगा। तो कच्चे माल में जब वृद्धि होगा उस स्थिति में उत्पादक एक बार संकोच करेगा कि आखिर उस वस्तु को उत्पादन करे या ना करे। तो ये उत्पादन कमी, ठीक। तो कच्चे माल में जब वृद्धि हो उसके कंपेयर में आपको उत्पादन में कमी हो, इस स्थिति में भी मुद्रास्फीति होता है। तो ये दो हो गया, एक मांग पक्ष और दूसरा आपूर्ति पक्ष। आइए अब देखते हैं मुद्रास्फीति के प्रभाव के बारे में। मुद्रास्फीति के प्रभाव अर्थात कौन कौन इससे प्रभावित होते हैं, किनको लाभ होता है, किनको हानि होता है, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखिए प्रॉफिट। प्रॉफिट किसको होगा? रेडी को। रेडी को कैसे? देखिए, जब महंगाई नहीं था तो मान लीजिए 2%, 3% दर पर ब्याज दिया है। अचानक से महंगाई बढ़ गई है। उस स्थिति में लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा। उन लोगों के पास पैसा होगा जो अच्छे संपन्न घर से हैं, उद्योगपति हैं। तो उनसे ऋणी वर्ग को फायदा होता है क्योंकि वह पहले से 2%, 3% में ले चुका है। मुद्रास्फीति की स्थिति में यह आपका ब्याज 4%, 5% उसको पड़ता, ठीक है। इस स्थिति में कृषि को लाभ होता है, वही जो ऋण दिया रहता है उसको हानि होता है क्योंकि मुद्रास्फीति के समय वह उच्च दर पर उसको ब्याज पे दे सकता था, ठीक है। दूसरा देखिए कृषक वर्ग को लाभ कैसे होता है मुद्रास्फीति में? इस स्थिति में कृषक वर्ग को उसका उत्पादन का सही मूल्य मिलता है। जो वस्तु या पदार्थ उत्पादन किया रहता है उसका सही मूल्य मुद्रास्फीति के समय मिलता है। जब वस्तु की संख्या कम हो और लेने वालों की संख्या जब ज्यादा हो, उस स्थिति में कृषक को उसका वस्तु का सही उत्पादन का उसका क्रय मूल्य मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया कृषक को कि लाभ कैसे होता है कि उत्पादित वस्तु का सही मूल्य मिलना। उत्पादक वही है, कृषक के अंतर्गत उत्पादक जो वस्तु उत्पादन किए हैं। व्यापारी वर्गों को कैसे लाभ होता है? देखिए, वस्तु का उत्पादन कम हुआ है तो वह कृषक और जो उत्पादक हैं उनसे व्यापारी वर्ग सही मूल्य पर, जो वास्तविक मूल्य है उससे कुछ ज्यादा मूल्य पर व्यापारी वर्ग खरीदी करता है। इससे कृषक भी खुश, उत्पादक भी खुश। तो व्यापारी वर्ग इन वस्तुओं को अधिक दामों पर बेचता है। तो बेचता है तो किसको घाटा होता है? उपभोक्ता को। मुद्रास्फीति में उपभोक्ता को घाटा होता है क्योंकि वह व्यापारी वर्ग के द्वारा खरीदी करता है। मांग अधिक है, आपूर्ति कम है, उस स्थिति में उपभोक्ता वर्ग को हानि होता है। देखिए, पहला ऋणदाता देखिए इसको हानि होता है, उपभोक्ता को भी हानि होता है। लाभ में देखिए ऋणी कृषक है, उत्पादक है, व्यापारी वर्ग है। पांचवा इसी में देखिए परिवर्तनशील आय वाले लोग। परिवर्तनशील आय वाले वर्ग से आशय है जो डेली मजदूरी करते हैं। जो डेली मजदूरी करते हैं, काम के बदले उनको जो रुपया प्राप्त होता है, उनके आय में भी उनको लाभ होता है। क्यों लाभ होता है? मान लीजिए मुद्रास्फीति नहीं है, उस स्थिति में उसे कम मूल्य दिया जाता है मजदूरी दर का। जब मुद्रास्फीति होगा तो उसके मजदूरी दर में भी वृद्धि होगा। इस स्थिति में परिवर्तनशील आय वाले व्यक्ति को भी लाभ होता है। हानि किनको हुआ? ऋणदाता को हो गया, उपभोक्ता को हो गया। तीसरा देखिए जिनके पास प्रतिभूति हो। कल आपसे शेयर किया गया था प्रतिभूति क्या है। प्रतिभूति एक बार और समझ लीजिए। जब मार्केट में अर्थात बाजार में तरलता ज्यादा हो, तरलता से ऐसे पैसा, मुद्रा जब ज्यादा हो तो आरबीआई के द्वारा ट्रेजरी बिल
प्रतिभूति और बॉन्ड जारी किया जाता है। यह क्या होता है? तो देखिए, यदि आपके पास 1000 रुपए है और आपको प्रतिभूति लेना है, तो आरबीआई पैसे 1000 रुपए की जगह में आपको एक प्रतिभूति देता है, जिसमें आपका नाम, आप कितना आपसे वह लिए हैं उसके बारे में, साथ ही आपको ब्याज कितने देंगे, इन सभी के बारे में उल्लेख रहता है। जिस तरह से आप एफिडेविट बनवाते हैं उसी तरह से प्रतिभूति होता है। तो मार्केट से जब पैसा उनको आरबीआई को वापस अपने पास लाना है, तो वह प्रतिभूति जारी करता है और आपको एक शपथ पत्र जैसे आपको प्रतिभूति दे देते हैं, जिससे मार्केट से पैसा आरबीआई के पास चले जाता है। इस स्थिति में भी जो प्रतिभूति लिया हुआ है, पहले आपका मान लीजिए मुद्रा मार्केट में कम था, तो आपको 1000 रुपए की जगह में सिर्फ 1050 रुपये मिलता। लेकिन वही मुद्रास्फीति में जब पैसा बहुत ज्यादा हो मार्केट में, तो आरबीआई के पास कमी रहेगा पैसा। उस स्थिति में आपको 1000 रुपए का 1100 रुपये में उस प्रतिभूति को खरीदेंगे। एक निश्चित समय अंतराल में आपको 1000 रुपये का 1100 रुपये देंगे। तो यह होता है जिनके पास प्रतिभूति हो उनको भी हानि होता है। ठीक है। चौथा देखिए, पेंशन भोगी वर्ग को, जिनको पेंशन प्राप्त होता है उनको कैसे हानि होता है। देखिए, मान लीजिए उनको एक निश्चित 500 रुपये प्रति माह पेंशन मिलता है। जब मुद्रास्फीति नहीं है तो ठीक है कि उनका जीवन सही तरीके से संचालित हो रहा है, वस्तु का सही दाम में वे खरीदे कर रहे हैं, तो 500 रुपये में उनका मान लीजिए गुजारा हो रहा है। वही वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाए, तो वस्तु के मूल्य में जब वृद्धि हो जाएगा, उस स्थिति में जो पेंशन भोगी है उनका पेंशन तो सिर्फ 500 रुपये प्रति माह है। वस्तु के मूल्य होने पर इनका दैनिक दिनचर्या में प्रभावित देखने को मिलेगा। तो इस तरह से पेंशन भोगी वर्ग को भी हानि होता है। अगला है स्थिर समूह वाले लोगों को, जिनका स्थिर आय है। स्थिर आय से अर्थात जिनका प्राइवेट वर्क वाले हैं, जो निजी संस्थान में काम करते हैं, उनको तो फिक्स सैलरी मिलता है। मान लीजिए 7000 से लेकर 10,000 तक, तो इनका सैलरी फिक्स है। चाहे महंगाई बढ़े या घटे, उनका सैलरी फिक्स है। उनको 7000 से लेकर 10,000 के बीच अपना दैनिक दिनचर्या संचालित करना है, सेविंग करना है। लेकिन मान लीजिए इस स्थिति में महंगाई हो, तो उनके दैनिक दिनचर्या में भी प्रभावित होगा और सेविंग में भी कमी आने को मिलेगा। तो ये 5 ऐसे वर्ग हैं जिनको हानि होता है और इनको लाभ होता है। तो इसको देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। एक है क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखिए यहाँ से, मूल्य स्तर में वृद्धि और 1/, क्रय शक्ति व्युत्क्रम है। क्या अर्थ है? किसी वस्तु का मूल्य में वृद्धि हो, अर्थात जो मुद्रा है आपका, मुद्रा का वैल्यू कम हो गया है। तो मुद्रा का वैल्यू कम कैसे होगा? अभी बताए, जो पेट्रोल वाला था कि 100 रुपये में उस समय आप 50 रुपये लीटर के भाव से 2 लीटर ले सकते थे, लेकिन वही आप 1 लीटर के लिए 100 रुपये पे कर रहे हैं। तो वस्तु का जो मूल्य स्तर है, वस्तु के जब मूल्य स्तर में वृद्धि हो, उस स्थिति में मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है, तो एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि मूल्य स्तर में जब वृद्धि हो तो क्रय शक्ति में क्या प्रभाव पड़ता है। तो अपरिवर्तित रहता है, समान रहता है, व्युत्क्रम रहता है, इनमें से कोई नहीं। इस तरह से विकल्प में था, तो इसका आंसर होगा 1/, व्युत्क्रम अर्थात इनवर्स। ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। तो ये तो हुआ आपके मुद्रास्फीति के बारे में। एक वर्ड में आप कहना चाहें तो कह सकते हैं मुद्रास्फीति का अर्थ होता है महंगाई। इसको कमी कैसे लाएंगे? महंगाई है, महंगाई को हम कमी अर्थात संतुलित अवस्था में कैसे लाएंगे? तो संतुलित अवस्था में हम लाते हैं मौद्रिक नीति के माध्यम से। मौद्रिक नीति कल देखे हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, SLR, MSF, OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन, इन सभी के बारे में हम कल देख चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे होंगे तो इसी चैनल के प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, देख लीजिएगा कि आखिर मौद्रिक नीति के माध्यम से किस तरह से रोजगार मिलता है, मनी का सप्लाई होता है, कब महंगाई होता है,
कब महंगाई को संतुलित किया जाता है, इन सभी के बारे में हम मौद्रिक नीति के माध्यम से देख चुके हैं। ठीक है, तो मौद्रिक नीति के माध्यम से हम मुद्रास्फीति को रोक सकते हैं। दूसरा क्या है, आयात में वृद्धि कर। मान लीजिए कोई वस्तु का उत्पादन यहाँ भारत में कम हुआ है, तो हम दूसरे देश से यहाँ वस्तु का आयात कर सकते हैं कम कीमतों पर, ताकि आम जनता के पास आसानी से वह वस्तु पहुँच सके। जब वस्तु का उत्पादन कम हो, उस स्थिति में हम प्रयास करेंगे कि वस्तु का हम निर्यात न करके स्थानीय भारत में ही उसका विक्रय करें। तो निर्यात में कमी कर और आयात में वृद्धि कर मुद्रास्फीति को भी रोका जा सकता है। अगला है जमाखोरी पर प्रतिबंध लगाकर। कैसे लगाएंगे जमाखोरी पर प्रतिबंध? तो ये आपका खाद्य संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आपको पढ़ना था, जो भी फूड खाद्य आपका जो एग्जाम हुआ है FI का, वहाँ आपसे अधिनियम के बारे में पढ़ना था। तो देखिए, जब वस्तु का उत्पादन कम होता है, जब वस्तु का उत्पादन कम होता है, इस स्थिति में जो व्यापारी वर्ग रहते हैं, जो बड़े व्यापारी वर्ग रहते हैं, आम छोटे व्यापारी गांव वाले को नहीं बोल सकते, जो बड़े व्यापारी वर्ग होते हैं, वह वस्तु के उत्पादन में कमी होने के कारण अपने यहाँ जमाखोरी कर देते हैं। जमाखोरी से आशय है छिपा कर रख देते हैं, अर्थात मार्केट में सेल नहीं करते हैं। मार्केट में सेल कब करते हैं? जब वस्तु का मांग अधिक हो जाता है। जब वस्तु का मांग अधिक हो जाता है, उस स्थिति में व्यापारी वर्ग जो अपने पास जमाखोरी करके रखा हुआ है, यह मार्केट में सप्लाई करता है। तो जब मार्केट में सप्लाई करता है, उस स्थिति में देखिए मांग अधिक है, वस्तु के जो उत्पादन है कम है, तो महंगाई बढ़ेगा। तो इस स्थिति में प्रयास करना चाहिए कि व्यापारी वर्ग जो जमाखोरी करके रखे हैं उनको छापामारी किया जा सके, अर्थात इस पर प्रतिबंध लगाया जा सके। ठीक है, तो यह तो था मुद्रास्फीति को रोकने के उपाय के बारे में। अगला देखिए मुद्रा संस्फीति। मुद्रा संस्फीति क्या है? तो मंदी से निकलने के जो उपाय हैं वही आपका मुद्रा संस्फीति कहलाता है। रिफ्लेशन, मंदी। अभी आपको कोई एग्जाम हुआ था स्थानीय व्यापम में, वहां से क्वेश्चन पूछा गया था, एक मंदी वाला कोई क्वेश्चन आया था, आप देखिएगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप में सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। तो 2021-22 जितने भी व्यापम और PSC द्वारा आयोजित एग्जाम हुए हैं, सभी के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। तो यदि आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मंदी, इससे निपटने के लिए मुद्रा संस्फीति का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है? तो मौद्रिक नीति के माध्यम से किया जाता है। कल का वीडियो देखिएगा, वहां इसके बारे में भी बताया गया है। अगला है मुद्रा अस्फीति, डिफ्लेशन। तो इसका कैसे होता है? जब वस्तु की आपूर्ति ज्यादा हो, मांग में कमी हो, साथ ही मुद्रा का मूल्य में भी वृद्धि हो, इस स्थिति को हम मुद्रा अस्फीति के नाम से जानते हैं। वस्तु की आपूर्ति ज्यादा हो, मांग में कमी हो और मुद्रा का मूल्य में भी वृद्धि हो, इस स्थिति को हम मुद्रा अस्फीति के नाम से जानते हैं। अगला है निस्पंदन। निस्पंदन अर्थात मंदी और स्फीति, जब ये दोनों अवस्था एक साथ हो तो इसको हम निस्पंदन के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में स्टैग्फ्लेशन कहते हैं। तो मंदी कब आता है? तो मंदी आता है उत्पादन जब अधिक हो, मांग में कम हो और बेरोजगारी भी ज्यादा हो। तीन अवस्था, उत्पादन अधिक हो, मांग में कमी हो और बेरोजगारी हो, इस अवस्था में मंदी आता है। ठीक है, अंतिम है मुद्रा अस्फीति। मुद्रा अस्फीति, तो वस्तु की कीमत सामान्य स्तर पर लाना। जो वस्तु का मूल्य अचानक से बढ़ गया है, तो अचानक से बढ़ गया है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दीर्घकालिक वृद्धि हो, दीर्घकालिक वृद्धि हो, उसको वास्तविक मूल्य के अंतर्गत लाना, यही आपका मुद्रा अपस्फीति कहलाता है। मान लीजिए जैसे कुछ सीजन में टमाटर, प्याज इस तरह के दाम बढ़ जाते हैं, तो उसको हम उस स्थिति में महंगाई नहीं बोल सकते हैं, उस सीजन में बढ़ता ही है। लेकिन लंबे अंतराल के बाद जब वृद्धि हो, जैसे आपका पेट्रोल है, खाद्य पदार्थ के अंतर्गत जो ऑयल आपको तेल है, इन सभी में वृद्धि काफी हो चुका है, तो यह आपके महंगाई के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज का हमारा टॉपिक था मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन के बारे में। कल हम मौद्रिक नीति के बारे में देखे थे। आप कमेंट सेक्शन करके बताइएगा कि आपको कौन सा टॉपिक अगला पढ़ना है। ये दो टॉपिक ऐसे थे जहाँ से कॉन्सेप्चुअल प्रश्न पूछे जाते हैं,
तो आप बताइए कमेंट सेक्शन करके कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहेंगे। यदि आप मेरे इस चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। व्यापम और प्रीलिम्स साथ ही मेंस तीनों की तैयारी आप अच्छे से कीजिए। आपका 10 अप्रैल को पटवारी का एग्जाम है, आगामी आपको प्रीलिम्स का भी एग्जाम देना है, साथ ही मई में मुख्य परीक्षा भी है। तो इकोनॉमिक्स में आपको मुख्य परीक्षा में कोई टॉपिक में दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा, आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही आपका व्यापम का टेस्ट सीरीज चल रहा है, जिनको भी ज्वाइन करना होगा आप इस नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं 7691941488। कुछ ही दिनों में प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज प्रारंभ हो जाएगा। तो आप में से जिनको भी, चाहे आपका पटवारी हो, प्रीलिम्स हो या मुख्य परीक्षा हो, अर्थात मेंस आंसर राइटिंग, इसमें आपका टारगेट बैच भी है, दूसरा आपका टॉपिक वाइज भी है। टॉपिक वाइज लॉन्ग टर्म है, टारगेट बैच जो टारगेट बैच है वो मई वालों के लिए है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज के लिए आप 7691941488 पर कांटेक्ट कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।